डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन अकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आज के सेशन में हम लोग इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, वो प्रोबेबली अगले साल 2025 के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट की तरह इंडिया आ सकते हैं। ये एक तरीके के एस जयशंकर की एक फॉरवर्ड कॉन्फिडेंट प्रोग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है इंडो पैसिफिक को लेके, बिकॉज जब से प्राबोवो सुबियांतो आए हैं तब से इंडोनेशिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे रिकैलिब्रेशन हो रहे हैं और उस रिकैलिब्रेशन के अंदर इंडिया के लिए इंडोनेशिया आने वाले टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पर चाइना को बैलेंस करने का एक निरंतर प्रयास इंडिया और बहुत सारे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इंडिया इंडोनेशिया के कंप्लीट हिस्टोरिकल रिलेशन, क्यों इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट क्या क्या वो चेंजेस ला रहे हैं और क्यों आखिरकार एस जयशंकर ने इस तरीके का चाल खेलने का सोच रहा है कि इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट को अगले साल रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट को बुलाया जा सके। तो इन सारे सवालों को आज हम लोग जियोपॉलिटिकली डीकंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बट इस चीज को समझने के पहले शी जिनपिंग से आप मिल लीजिए। तब से 2013 में शी जिनपिंग पावर में आए हैं, तब से शी जिनपिंग को लगता है कि आवर टाइम हैज कम, नाउ इट इज द राइट टाइम टू चेंज द अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर एंड रिप्लेस इट विद पैक्स सिनेका, चाइनीज लेड वर्ल्ड ऑर्डर। और इसी चीज को प्रयास करने के लिए शी जिनपिंग ने बहुत सारे चीजें किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें एक पैनिक आ गया है। इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आज चाइनीज एग्रेशन को किसी ना किसी तरीके से झेल रहे हैं। और इसीलिए चाइना और अमेरिका की ये जो राइवलरी है और दूसरी तरफ चाइना, इन सभी को बैलेंस करने के लिए वो लोग स्मार्टली अपने डिप्लोमेसी में बहुत सारे रिकैलिब्रेशंस ला रहे हैं। जैसे आपको पता है इंडिया क्वाड का मेंबर बना, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरीके से चीजें होंगी। वियतनाम बैम्बू डिप्लोमेसी कर रहा है। वैसे इंडोनेशिया में भी बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, खासकर जब से प्राबोवो सुबियांतो चुन के आए हैं। ये क्या हुआ है इसको हम लोग आगे समझेंगे। बट ये सारा खेल चाइना को रोकने का, चाइना को बैलेंस करने का, ये पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिटिक्स है, ये चल कहां रही है? ये इंडो पैसिफिक में चल रही है। और इंडो पैसिफिक का धड़कन, इंडो पैसिफिक का हार्ट कौन है? आसियान कंट्रीज। ये जो 10 कंट्री हैं आप देख सकते हैं, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रूने हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं आसियान कंट्रीज, ये इट लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। और इसलिए आसियान कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ाना ये बहुत सारे कंट्रीज प्रयास कर रहे हैं। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहली बार इंडो पैसिफिक के बारे में बात किए थे 2018 में, शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में हुआ था, उस समय पहली बार हमने बताया था कि इंडो पैसिफिक में हमारा विजन क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वी वॉन्ट अ डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, जिसका आसियान जो होगा दैट विल बी एट इट्स हार्ट। मतलब हमारे पूरे इंडो पैसिफिक पॉलिसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर कौन होगा? टू हैव गुड रिलेशंस विद आसियान, विच मींस कि इंडिया के लिए आसियान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, जिसके साथ इंडिया रिलेशंस को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि इस साल एक बहुत प्रोडक्टिव ईयर रहा इंडिया का आसियान के लिए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम 2018 के बाद इंडिया आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रूने और सिंगापुर 2 नेशन के विजिट पे जा रहे हैं। और अब अगले साल प्रोबेबली आसियान का सबसे बड़ा इकोनॉमी इंडोनेशिया, उसके प्रेसिडेंट भी इंडिया आ सकते हैं। सो दैट मींस इंडिया इज प्लेइंग द राइट गेम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 4 नवंबर को करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों बैचेस में स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों बैचेस के डिटेल आपको यहां मिल जाएंगे। बाकी अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंडिया इंडोनेशिया के बारे में। बट उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडोनेशिया में इसी साल 2024 को चुनाव हुआ था और प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो, जो कि एक बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है, इनफैक्ट ये पुराने रिटायर्ड जनरल रहे हैं और 2019 से 24 तक ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जब से ये पावर में आए हैं तब से इंडोनेशिया के फॉरेन पॉलिसी में कुछ स्मार्ट चेंजेस किए गए हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट पहले आप समझ लीजिए कि इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन कैसा रहा है। इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन एक
स्टार्ट हुआ था परफेक्ट नोट से, बहुत अच्छे तरीके से हमारा शुरुआत हुआ था। दोनों कंट्रीज लीडिंग मेंबर थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। जो बांडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना हुई थी, तो इंडिया इंडोनेशिया दो ऐसे कंट्री थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे दोनों की दोस्ती में प्रॉब्लम आया। चाइना के साथ डिस्प्यूट में इंडोनेशिया चाइना को सपोर्ट किया, और जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ तो इंडोनेशिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बिकॉज इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है, और इसीलिए पाकिस्तान को उसने सपोर्ट कर दिया 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर में। और इस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, और आपको पता है कोल्ड वॉर के समय इंडिया का सोवियत के साथ दोस्ती अच्छा था, अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छा नहीं था, और दूसरी तरफ अमेरिका चाइना पाकिस्तान का एक एक्सिस भी था, और इसी एक्सिस को सपोर्ट कर रहा था इंडोनेशिया। इसलिए कोल्ड वॉर में हमारा रिलेशन जो है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा था। तो ऑल्दो हमारा रिलेशन काफी अच्छे से स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट में, लेकिन आगे जाके कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स और इंडिया का चाइना पाकिस्तान के साथ स्ट्रगल, जिसकी वजह से इंडोनेशिया जो है वो इंडिया के अपोजिट कैंप में चला गया। लेकिन जब 1990 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड आया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, इंडोनेशिया भी अपनी इकोनॉमी को बहुत सिग्निफिकेंटली लिबरलाइज किया। इंडिया ने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लाया, जिसके बाद से इंडिया का आसियान कंट्रीज और इंडोनेशिया इन सभी के साथ हमारा रिलेशन धीरे धीरे करके बढ़ा। 2000 के बीच में हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया, और रिसेंटली 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हमने इस रिलेशन को अपग्रेड किया है। सो रीसेंट टाइम्स में इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन में एक प्रैग्मेटिज्म आया है, एक नई जोश आई है। अब बात आता है कि आखिरकार इंडोनेशिया इतना मैटर क्यों करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडो पैसिफिक, बिकॉज आसियान कंट्री इज एट द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, और आसियान में 10 कंट्री और जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जिसके पास सबसे बड़ा मिलिट्री है इस समय, वो है इंडोनेशिया। सो इंडो पैसिफिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आसियान है, और आसियान का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इंडोनेशिया है। इट इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2027। 2027 तक इट विल बिकम द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए, दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है निकल का, और निकल एक ऐसा क्रिटिकल मिनरल है जो आने वाले हर एक टेक्नोलॉजी में, सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, उन सभी चीजों में यूज होगा। इसलिए निकल का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये सभी कंट्रीज इंडोनेशिया के निकल के ऊपर निगाह बना के बैठे हुए हैं। ग्लोबल साउथ, इंडोनेशिया आपको पता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, और आज इंडोनेशिया वापस से अपने आप को ग्लोबल साउथ में सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाना चाहता है, और इंडिया भी ग्लोबल साउथ में अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाहता है। तो इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को ग्लोबल साउथ बनाने के लिए उसको इंडोनेशिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट लगेगी, इसलिए ग्लोबल साउथ के लिए इंडोनेशिया मैटर्स टू अर्थ। फिफ्थ, अभी तक इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। सबसे ज्यादा कहीं से इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया को आता है तो वो अमेरिका से नहीं, वो आता है चाइना से। लेकिन रीसेंट टाइम्स में इंडोनेशिया अब समझ चुका है कि चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशन करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आज इंडोनेशिया और चाइना के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट भी चल रहे हैं। इसलिए आज इंडोनेशिया अपने इकोनॉमी को रेजिलियंट बनाने के लिए चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहा है। छठा, डिफेंस एक्सपोर्ट। रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। अर्मेनिया के साथ, फिलीपींस को इनफैक्ट हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया। सिमिलरली हमने इंडोनेशिया के साथ भी डिफेंस डील करने का प्रयास किए हैं, सच एज इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भी बातचीत चल रही है। तो रीसेंट टाइम्स में इंडिया के लिए एक डिफेंस एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, और सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट इंडिया के लिए कौन सा बन रहा है, वो है आसियान कंट्री बन रहे हैं, जिसमें आपका थाईलैंड आ गया, जिसमें आपका फिलीपींस आ गया, और जिसमें अब आपका प्रोबेबली इंडोनेशिया भी आ रहा है। ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, एक डीप सी पोर्ट सबांग पे बन रहा है। अब देखिए, ये जो सबांग पे पोर्ट बन रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। आप सबांग पोर्ट का लोकेशन देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी पास है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास काफी है, और इस सबांग पोर्ट को मिलके इंडिया और इंडोनेशिया बना रहा है। इंडोनेशिया का ये सुमात्रा आइलैंड है जिसपे सबांग पोर्ट बन रहा है। तो सबांग पोर्ट ये बताता है कि इंडिया और इंडोनेशिया मिलके कैसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे कोऑपरेटिव तरीके से बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का चाइना का एक चैलेंज है सबांग पोर्ट जो आने वाले टाइम में है। और इसी साल एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है इंडिया इंडोनेशिया का, स्पेशल फोर्स कोऑपरेशन इन जकार्ता। तो ये सारे रीजंस की वजह से इंडोनेशिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर है इंडिया के लिए। अब चाइनीज फैक्टर समझिए आप कि रीसेंट टाइम्स में इंडोनेशिया और चाइना के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्राइमरली 3 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि चाइना के बहुत सारे वर्कर्स हैं इस समय इंडोनेशिया के स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है वो चाइना के BRI को ज्वाइन कर लिया है, और उस BRI में जितने भी प्रोजेक्ट्स चाइना इंडोनेशिया में बना
रहा है उसमें सब अपने ही वर्कर्स को लेके आ रहा है, जिसकी वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है और इसी की वजह से 2023 में दंगा फसाद भी हो गया। बीजिंग का 9-9 जो है, जिसकी वजह से वो साउथ चाइना सी में क्लेम करता है, वो इंडोनेशिया के नातुना आइलैंड के साथ क्लैश करता है। आप ये देखिए कि इंडोनेशिया का जो यहाँ पे हमारा नातुना आइलैंड्स है और ये जो 9-9 है, तो नातुना आइलैंड्स के कुछ पार्ट जो है वो 9-9 के साथ क्लैश करते हैं। तो ये रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इनफैक्ट लास्ट वीक अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो इंडोनेशिया ने चाइना के 3 वेसल्स जो नातुना आइलैंड में एंटर करने का प्रयास किए थे उनको उन्होंने वापस भेजा, जिसकी वजह से टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ गए। और तीसरा, इंडिया की इंडोनेशिया की इकोनॉमी आज बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती है और चाइना आपको पता है कैसे इकोनॉमिक कोऑर्शन के ऊपर उतर जाता है, इसलिए आज इंडोनेशिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं। अब बात ये समझिए कि क्यों प्राबोवो को अगले साल रिपब्लिक डे की तरह रिपब्लिक डे में बुलाना, ये एस जयशंकर क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? बिकॉज इंडोनेशिया के जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो प्राबोवो के प्रेडिसेसर थे, जोकोवी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जोकोवी के समय ही हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुआ था, लेकिन जोकोवी का एक प्रॉब्लम था कि वो सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में बात ही नहीं करते थे। उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको सिंपली इकोनॉमिक बेनिफिट देखना था। अगर चाइना उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो जोकोवी विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ चाइना, अगर अमेरिका उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो उनके साथ वो चले जाएंगे। मतलब वो सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इशू को बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। और लेकिन जब से प्राबोवो आए हैं तो प्राबोवो भी यही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ, हम किसी के अलायंस पार्टनर नहीं बनेंगे, जो भी हमें इकोनॉमिक एफडीआई देगा, जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, हम उसके साथ दोस्ती रखेंगे। तो प्राबोवो का भी यही प्रयास है कि जोकोवी जैसे इकोनॉमी पे फोकस करते थे, ये अलायंस, ये ब्लॉक पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करते थे, वो सेम चीज प्राबोवो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन प्राबोवो को एक बात समझ में आ चुका है कि आज चुपचाप बैठ के अगर आप तमाशा देखोगे, आप बस शांति से अपने इकोनॉमी पे फोकस करोगे, तो आज जमाना इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर हो गया, आज जिस तरीके से इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल इतना टर्बुलेंट हुआ है, अमेरिका चाइना के बीच में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा राइवलरी है, तो आज आपको अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो ठीक है, बट नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी। इसलिए प्राबोवो जब चुन के आए तो देखिए ये क्या बोलते हैं, नेशनल पावर must be military power, not economic power, because without military power the history of human civilization will teach us that a nation will be crushed like Gaza is currently। कि अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं होगा तो इतिहास ये गवाह है कि आपको दूसरे कंट्री क्रश करेंगे, जस्ट लाइक गाजा में हो रहा है। इसीलिए मिलिट्री पावर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इसलिए प्राबोवो जो है वो ऑल्दो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सारे कंट्री के साथ दोस्ती कर रहे हैं, वो एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आज अपने फॉरेन पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को, एक मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा एनहांस दे रहे हैं। इसीलिए प्राबोवो जो है वो जोकोवी से हट के कुछ नई नई चीजें कर रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया के जो प्राबोवो चुन के आए वो चाइना भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए जोकोवी ब्रिक्स मेंबरशिप को ज्वाइन करने से मना कर दिए थे, लेकिन अब चाइना को बैलेंस करने के लिए और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडोनेशिया जो है उन्होंने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया है, ये वहां के फॉरेन मिनिस्टर कहे हैं। और अब आज एक न्यूज आया है कि इंडोनेशिया और रशिया का पहला नेवल एक्सरसाइज होने जा रहा है, ये आज का न्यूज है। मतलब प्राबोवो जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए इंडिया के साथ भी रहेंगे, चाइना के साथ भी रहेंगे, एक तरीके का बैम्बू डिप्लोमेसी है जो वियतनाम करना चाह रहा है। लेकिन प्राबोवो जो है वो ये भी जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को फोकस देना बहुत जरूरी है। आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल बहुत ज्यादा टर्बुलेंट है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा। इसलिए प्राबोवो अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, रशिया के साथ जो अभी तक कोई इनका दोस्ती नहीं था, अब रशिया के साथ इनका काफी अच्छे से दोस्ती बन रहा है। इंडिया और इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ दोस्ती बनाने के लिए ब्रिक्स का मेंबरशिप कर रहे हैं। सो प्राबोवो इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल, और आने वाले टाइम में ही इज गोइंग टू फेस द टेंशन ऑफ चाइना, और इसीलिए ये बात एस जयशंकर और इंडियन डिप्लोमेसी को पता चल चुका है, एंड दैट इज व्हाई एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक टाइम इनके इन्विटेशन देने का प्रयास किया गया है। नाउ लेट अस सी वेदर द फॉर्मल इन्विटेशन विल बी गॉन, और क्या इन्विटेशन के बाद वो आते हैं। सो अगर आपके क्या व्यू हैं आप जरूर बताएं इंडोनेशिया के रिलेशन के फ्यूचर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।